तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक रियल कहानी पर बेस्ड हॉरर फिल्म जिसका नाम है हॉन्टेड चैंगी, जो कि 2010 में रिलीज की गई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टोनी कर्न एंड एंड्रयू लाउ ने। और दोस्तों मैंने हाल ही में जेनिफर्स बॉडी मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि सक्यूबस के ऊपर बेस्ड है, तो जाकर जरूर देखना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक अबैंडन्ड हॉस्पिटल को दिखाने से होती है, जहां पर एक आदमी अपने दोस्त को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी कोई अनजान शक्ति उस पर हमला कर देती है और उसको घसीटते हुए वहां से ले जाती है। इसके बाद हमको ये बताया जाता है कि 2010 में एक फिल्म क्रू सिंगापुर के फेमस हॉन्टेड प्लेस द ओल्ड चैंगी हॉस्पिटल में शूट कर रहा था, और इस फिल्म में हमें उनकी ओरिजिनल फुटेज दिखाई जाएगी, यानी कि ये एक फाउंड फुटेज फिल्म है। और ये वही हॉस्पिटल है जिसके अंदर हमें मूवी का पहला सीन दिखाया गया था। अब इसके बाद हम उस क्रू को देखते हैं जिसके अंदर डायरेक्टर एंड्रयू, प्रोड्यूसर शीना, माइक कैरी करने के लिए फरीद और कैमरामैन ऑडी शामिल थे। एंड्रयू ने यहाँ पर अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के लिए ओल्ड चैंगी हॉस्पिटल का इंट्रो भी बनाया था, जहाँ से हमें उसकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दरअसल काफी समय पहले यहाँ पर ब्रिटिश मिलिट्री का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 1942 में जापानीज आर्मी ने यहाँ पर एयर स्ट्राइक करके इस जगह को हथिया लिया, जिसके बाद यहाँ पर कई सारे सिविलियंस के सर को धड़ से अलग कर दिया गया था। कई सारी लड़कियों पर इस दौरान जापानीज आर्मी द्वारा ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स करे गए थे, और ये सब 3 साल तक चला। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ ही समय के बाद में इस बिल्डिंग को एक हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद से ही इस जगह पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लगी और लोकल्स ने यहाँ पर धीरे धीरे जाना बंद कर दिया, और तभी से यह हॉस्पिटल अबैंडन्ड पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ के लोकल्स का ये मानना था कि हॉस्पिटल में अब भी उन मरे हुए प्रिजनर्स और जापानीज सोल्जर्स के भूत रहते हैं जिनकी यहाँ पर डेथ हुई थी। ये लोग अब हॉस्पिटल में अपनी शूटिंग शुरू करने से पहले वहाँ के लोकल्स का इंटरव्यू लेते हैं, और उन्हें सभी से ये सलाह मिलती है कि वो उस हॉस्पिटल में ना जाएं, स्पेशली इन नाइट। कुछ टाइम के बाद में उन लोगों को ओल्ड चैंगी हॉस्पिटल में शूट करने की परमिशन भी मिल जाती है, जहां पर वो 2 दिन के लिए शूट कर सकते थे, जिसके बाद अगली सुबह वो चारों वहां की शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ अंदर उन्हें सभी दीवारों पर ग्राफिटीज बनी हुई मिलती हैं, यानी कि पेंटिंग्स एंड राइटिंग्स ऑन वॉल्स, जिनमें से कुछ काफी ज्यादा डरावनी थी। उनको एक रूम भी मिलता है जिसके अंदर 666 बना हुआ था, जो कि डेविल का नंबर माना जाता है, और उसके अंदर जाने पर इन्हें सैटानिक रिचुअल्स में यूज होने वाले पेंटागन्स एंड दीवारों पर उल्टे क्रॉस बने हुए मिलते हैं। शीना को यहाँ पर एक दूसरा रूम भी मिलता है जिसकी दीवारों पर चेन्स लगी हुई थी, और ये शायद वही टॉर्चर रूम था जिसके बारे में इन्होंने लोकल से सुना था। कैमरामैन ऑडी अब एंड्रयू से ये पूछता है कि क्या वो सच में टॉर्चर रूम है, जिस पर एंड्रयू ये कहता है कि इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट द्वारा हॉस्पिटल बनाने के बाद में वो टॉर्चर रूम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, ये बस वहाँ के लोकल्स की कहानियां होंगी। शीना को अब यहाँ पर एक गड्ढा मिलता है, और वो ये बताती है कि इस जगह पर ओल्ड टनल्स का एक नेटवर्क है जिसे बाद में बंद कर दिया गया था, और ये गड्ढा शायद उसी से कनेक्टेड है। अब ये देखने के लिए कि ये गड्ढा असल में कहां तक जाता है, ये लोग उसके अंदर रस्सी में बांधकर एक इंफ्रारेड कैमरा भेजते हैं, और हम ये देखते हैं कि इसके अंदर किसी ह्यूमन का स्केलेटन पड़ा हुआ था। बट एज इन लोगों के पास में कोई भी स्क्रीन नहीं थी, तो कोई भी उस स्केलेटन को नहीं देख पाता। थोड़ी देर बाद में फरीद अपने माइक पर कुछ अजीब से साउंड्स को सुनता है, लेकिन ऑडी के पूछने पर वो ये बताता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना। ऑडी अब आसपास के एरिया को शूट करने लगता है, लेकिन तभी फरीद के पास एक डोर अचानक से अपने आप क्लोज हो जाता है। अब फरीद उसको खोलकर अंदर चेक करने से मना कर देता है, और ऑडी को ये लगता है कि ये हवा की वजह से बंद हुआ होगा, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, और वो भी यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शीना को यहाँ पर कुछ टीनेजर्स मिलते हैं जो कि अक्सर दिन के टाइम यहाँ पर ग्राफिटीज बनाया करते थे, और वो शीना को ये बताते हैं कि उनके कुछ दोस्तों ने रात के टाइम यहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल चीजें देखी हैं, जिसके कारण वो कभी भी यहाँ पर रात में आने का सोच भी नहीं सकते। शूटिंग करते करते अब इन सभी लोगों को यहाँ पर शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सभी यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अगली सुबह सिर्फ एंड्रयू यहाँ पर आता है ताकि वो टाइम लैप्स शॉट लेने के लिए कैमरास को सेटअप कर सके। इसके बाद ये सभी लोग साथ बैठकर पिछले दिन की फुटेजेस को एनालाइज करते हैं, जहां पर शीना खिड़की में किसी को नोटिस करती है, लेकिन वो बस एंड्रयू निकलता है। तभी उन्हें उनके पास में एक लड़की नजर आती है, और एंड्रयू ये बताता है कि ये साओचिन है, जो कि उसी हॉस्पिटल में मिली थी और वो वहीं पर रहती है। एंड्रयू अब साओचिन की पूरी स्टोरी बताता है कि वो चाइना से यहाँ पर काम करने के लिए आई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसको प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया, और अब उनसे बचकर वो इसी ओल्ड चैंगी हॉस्पिटल में रह रही है।
एंड्रयू अब डिसाइड करता है कि उन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए साउचिन का भी इंटरव्यू लेना चाहिए, लेकिन शीना का ये कहना था कि वो उनकी डॉक्यूमेंट्री के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट लड़की नहीं है। पर एंड्रयू नहीं मानता और एंड में वो उसका इंटरव्यू करने का डिसाइड करता है। अगले दिन उन सभी को हॉस्पिटल में रात में शूटिंग करनी थी, जिसके कारण वहां पर जाने से पहले शीना के बोलने पर वो सभी लोग पूजा करते हैं। ये लोग अब अंदर जाते हैं और इस बार सभी लोग अपने साथ एक अलग इंफ्रारेड कैमरा और लाइट रखते हैं ताकि वो चीजों को मल्टीपल डायरेक्शन से शूट कर सकें। शीना ने यहाँ के फेमस गोस्ट हंटर्स को भी बुलाया था जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का पता लगा सके। इस ग्रुप के अंदर एक छोटा बच्चा भी था, जिसके बारे में बात करते हुए ग्रुप का एक मेंबर ये बताता है कि बच्चे प्योर होते हैं, इसलिए वो अजीब चीजों को देखकर या महसूस कर उन्हें बता सकते हैं। उस छोटे बच्चे के साथ अब ये लोग उस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करने लगते हैं, लेकिन एक जगह पर जाकर वो बच्चा अचानक ही काफी एग्रेसिव बिहेव करने लगता है और चीखने लगता है। ये देखकर गोस्ट हंटर टीम के कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं, जहां पर उन्हें अपने थर्मल कैमरा पर कुछ अजीब से सिग्नल्स डिटेक्ट होते हैं। वो आदमी कुछ हेडलेस आदमियों के बारे में बात करता है, जिसके बाद उनकी टीम यहाँ से जाने का डिसाइड करती है। शीना के पूछने पर वो ये बताते हैं कि उनके डिवाइसेस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जो भी डेटा है उसे प्रोसेस करके वो कुछ टाइम में उनको भेज देंगे। ये चारों लोग अब इस बिल्डिंग में अकेले थे और एंड्रयू ये डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इस जगह को स्प्लिट होकर एक्सप्लोर करेंगे। अब जब ऑडी इस जगह पर घूम रहा था तभी उसको रूम के अंदर कोई जाते हुए नजर आता है। उसको ये लगता है कि ये फरीद है, लेकिन रूम में जाने पर वहां पर कोई भी नहीं होता और फरीद भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ एंड्रयू एक डोर को अपने आप ही क्लोज होते हुए नोटिस करता है, जिसके बाद में वो उसके अंदर जाता है, लेकिन ज्यादा आगे जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती और वो वापस बाहर आ जाता है। ये लोग अब फिर से रीयूनाइट होते हैं, जहां पर एंड्रयू ये डिसाइड करता है कि इससे पहले वो अपना सामान रैप अप करे, वो लोग 10 मिनट के लिए 2 ग्रुप्स में बंटकर बिना फ्लैश लाइट के सिर्फ इंफ्रारेड कैमरा से रिकॉर्डिंग करेंगे। शीना यहाँ पर एंड्रयू के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन एंड्रयू उसको ऑडी के साथ भेज देता है और फरीद को अपने साथ ले जाता है। एंड्रयू को यहाँ पर काफी घूमने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ ऑडी शीना से उसके परफ्यूम की तारीफ करता है, लेकिन शीना ये बताती है कि उसने कोई भी परफ्यूम नहीं लगाया है। ये लोग अब एक रूम में जाते हैं जहां पर शीना अचानक ही अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। तभी उनको दरवाजे के पास कोई नजर आता है और हड़बड़ी में शीना की फ्लैश लाइट्स नीचे गिर जाती है और जब ऑडी पीछे मुड़ता है तो एक डरावनी लड़की को ठीक अपने पीछे पाता है, जिसके बाद ये दोनों वहां से बचकर भागते हैं। शीना की आवाज सुनकर एंड्रयू और फरीद भी वहां पर पहुंच जाते हैं, जहां पर एंड्रयू ये कहता है कि शायद से वो साउचिन होगी, लेकिन शीना यहाँ पर काफी डरी हुई थी, जिसके बाद ये वहां से जाने का फैसला करते हैं। कार के अंदर शीना इन्हें बताती है कि उसका फोन हॉस्पिटल में ही गिर गया है, पर एंड्रयू जब उसे वापस चलने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है। अगले दिन ये फुटेज को एनालाइज करने के लिए फिर से रीयूनाइट होते हैं, जहां पर शीना ये बताती है कि फरीद काफी बीमार हो गया है, जिसके कारण वो कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर पाएगा। एंड्रयू अब शीना को उसकी फुटेज दिखाता है जब उसे अनकंफर्टेबल महसूस हुआ था, जहां इंफ्रारेड कैमरा की फुटेज में उसके पीछे किसी के डरावने हाथ की शैडो नजर आती है, लेकिन बाकी किसी के भी कैमरा में ये शो नहीं हो रही थी। शीना ये देखकर डर जाती है, लेकिन एंड्रयू ये कहता है कि ये प्रोबेबली उन्हीं में से किसी का हाथ है, लेकिन वो इस फुटेज को मूवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इतने सारे रेड साइंस हैं, लेकिन इनको फिर भी मूवी बनाने की पड़ी है। खैर अब अगले दिन गोस्ट हंटर्स की टीम भी उनको अपनी थर्मल इमेजिंग की फुटेज सेंड करती है, जिसको चेक करने पर एंड्रयू दीवार के पास खड़े 3 हेडलेस फिगर्स को देख पाता है और यही चीज गोस्ट हंटर्स ने भी डिस्कस करी थी। खैर अब एंड्रयू वापस हॉस्पिटल में जाता है ताकि वो साउचिन का इंटरव्यू ले सके। एंड्रयू अंदर जाकर साउचिन को ढूंढ लेता है और उसका इंटरव्यू भी लेता है। नेक्स्ट डे शीना और ऑडी एंड्रयू से मिलने जाते हैं, जहां पर वो उन्हें बीमार हालत में मिलता है, लेकिन फिर भी वो अपनी डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा था। एंड्रयू यहाँ पर उनको ये बताता है कि उसको कुछ भी नया नहीं मिला है, जिसके कारण से वो साउचिन के इंटरव्यू को ऐड कर रहा है। पर शीना इस चीज से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि उसको साउचिन किसी भी रीजन से डॉक्यूमेंट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं लगी थी। वो यहाँ पर एंड्रयू के गले पर एक स्क्रैच को भी नोटिस करती है और एंड्रयू उसको ये बताता है कि उसने हॉस्पिटल के नीचे बनी टनल्स को ढूंढ लिया है और ये शायद उन्हीं में उसको लगा होगा।
एंड्रू ये भी बताता है कि वो थोड़ा फन करने के लिए भी साओचिन के रूम में गया था, जिससे नाराज होकर शीना वहां से चली जाती है और ऑडी भी थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है। अब हम एंड्रू के कैमरा से देखते हैं जहां उसे शीना के उसे फोन से एक मैसेज आया था जो हॉस्पिटल में खो गया था। एंड्रू को ये लगता है कि साओचिन को ये फोन मिल गया होगा और उसी ने ये मैसेज किया है। इस मैसेज में साओचिन ने एंड्रू को चैंगी हॉस्पिटल बुलाया था, जिसके बाद वो ऑडी को अपने साथ लेकर वहां के लिए निकल जाता है। ये लोग अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन साओचिन उन्हें यहाँ पर नहीं मिलती, जिसके बाद एंड्रू ऑडी को वहीं रुकने के लिए कहकर ऊपर चला जाता है, लेकिन साओचिन उसको भी नहीं मिलती और वो उसे ढूंढने अब टनल्स में चला जाता है। दूसरी तरफ ऑडी भी अब आसपास चेक करने लगता है, जहां पर उसे एक रूम के अंदर जापानीज सोल्जर नजर आता है, लेकिन अंदर जाने पर वहां पर कोई भी नहीं होता और दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। उसको वहां पर कुछ पुराने खंजर और एक कटाना मिलती है। ऑडी अब एंड्रू को ढूंढने लगता है और हमको ये पता चलता है कि ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ऑडी को यहाँ पर एक जापानीज सोल्जर का भूत दिखाई देता है, जिसके बाद एक लेडी का भूत उसको घसीटते हुए वहां से ले जाता है, जो कि इस मूवी का पहला सीन है। दूसरी तरफ एंड्रू को काफी देर ढूंढने के बाद में साओचिन एक जगह पर सोई हुई मिलती है, लेकिन जब वो उसको सीधा करता है तो वो बस किसी की सड़ी हुई ह्यूमन बॉडी निकलती है। जी हाँ, एंड्रू ये देखकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे पर ही ऑडी पॉसेस्ड हालत में कटाना से उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। वो अब एंड्रू का कैमरा भी उठाता है और मूवी के एंड में हमको ये बताया जाता है कि ऑडी इस समय एंड्रू के मर्डर के लिए प्रिजन में है और अपने ट्रायल का वेट कर रहा है। फरीद उस नाइट शूट के बाद से ही क्रॉनिक इलनेस और हियरिंग प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है और शीना इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर अपने एक्सपीरियंसेस पर एक बुक लिख रही है। शीना ये क्लेम करती है कि उसे भी एंड्रू के फोन से मैसेजेस रिसीव हुए हैं जबकि वो मर चुका था। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। इसके बाद हमको साओचिन के इंटरव्यू की फुटेज दिखाई जाती है, जो कि एंड्रू के अकॉर्डिंग उसी चेयर पर बैठी हुई थी, पर कैमरा पर यहाँ पर साओचिन नजर नहीं आती। एंड्रू अब चेयर को थोड़ा खिसकाने के लिए भी बोलता है और चेयर सच में अपने आप थोड़ी सी मूव भी होती है, यानी कि यहाँ पर साओचिन असल में एक भूत थी जो कि इन सभी को मारना चाहती थी। तो यहाँ पर ऑडी को जिस भूत ने पजेस किया था वो साओचिन ही थी एंड यहाँ पर साओचिन कैमरा में नजर ही नहीं आती और इसी वजह से एंड्रू के अलावा उसे कोई भी नहीं देख सकता था। साओचिन एंड्रू को अपने जाल में फंसाकर उन लोगों को रात के टाइम वहां पर बुलाती है ताकि वो उनको खत्म कर सके, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती, मीनिंग कि वो सिर्फ एंड्रू को मारने में ही सक्सेसफुल हुई और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हॉन्टेड चैंगी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी और ये एक रियल हॉस्पिटल पर बेस्ड फिल्म है जो कि वाकई में हॉन्टेड माना जाता है। ये मूवी मैंने इसलिए कवर करी क्योंकि मुझे ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए